नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, आगरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस और भाजपा नेता के बीच में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद समर्थकों ने थाने में नारेबाजी की। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग को भी अनदेखा किया गया। पुलिस के समझाने पर भी भाजपा नेता समर्थक नहीं माने। जिलाध्यक्ष ने मामले में उच्चाधिकारियों से बात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से, जहां पुलिस और भाजपा नेता के बीच में नोकझोंक हुई, झड़प हुई और उस नोकझोंक के बाद क्या हालात बने वो हम आपको बता रहे हैं। नोकझोंक के बाद जो भाजपा समर्थक है उनका जमावड़ा लग गया और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का, बिना मास्क का, ये तस्वीरें आप देखें। सबसे पहले तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये लग रहा है आपको कहीं से भी कि ये कोरोना काल की तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी अपनाइए और मास्क का जो उपयोग है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन देखिए, भाजपा समर्थक ही हैं ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस और भाजपा नेता के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। इतना गुस्सा बढ़ा नेता के साथ नोकझोंक होने पर उनके समर्थकों का कि वो ये भी भूल गए कि उनकी ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उनकी ही सरकार ने कहा है कि अगर कोई बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हो गया था जो ये लोग ये भूल बैठे कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। जी, पुलिस थाना फ्रांस क्षेत्र की ये घटना है और बीती रात का ये मामला है। दरअसल एक दरोगा जब अपने उस गली से गुजर रहा था तो कुछ लोग वहां बैठे हुए नजर आए, तो उसने उन लोगों को अपने घर जाने के लिए कहा। इसी दरमियान वो लोग भड़क गए और आपस में हॉट-टॉक होना शुरू हो गया और वो उसमें से एक जो बीजेपी का नेता है स्थानीय लेवल का, निखिल गुप्ता, उसको लेकर वो दरोगा थाने में ले आया और उसके साथ बदतमीजी का आरोप है, ऐसा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। जब शाम और देर रात जब जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा पहुंचते हैं, उसके बाद तमाम समर्थक पहुंचते हैं, तो स्थिति और गड़बड़ा जाती है और उसके बाद भयंकर काफी देर तक कूदम चलता रहता है और वहाँ लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये क्षेत्र में लगातार ये जो दरोगा है जिस पर आरोप लगा है, दबंगई कर रहा है, आए दिन लोगों से मनमानी कर रहा है, पैसे की वसूली का भी उन्होंने आरोप लगाया। और ऐसे में वहाँ जो फतेहाबाद क्षेत्र के जो सर्किल ऑफिसर हैं, वो विकास जायसवाल, वो पहुंचते हैं, उनके साथ भी काफी तीखी बहस होती है और उस पर अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के मामले में संज्ञान में मामला है और ऐसे में जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्हीं की सरकार है और उन्हीं को मानदंड स्थापित करना है और ऐसे में अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और जिस तरीके से आगरा समेत तमाम जिलों में कोरोना फैला हुआ है तो उनके लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनेगी। बिल्कुल नितिन, और सवाल तो यही पड़ा है कि ठीक है, अगर दारोगा पर कोई आरोप है तो आप कार्रवाई करवाइए, आप शिकायत करिए, लेकिन खुद नियमों की धज्जियां मत उड़ाइए। शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि दारोगा मनमानी करता है, इसकी शिकायतें मिल रही हैं, पैसे वसूलने का भी आरोप दारोगा पर लग रहा है और इसीलिए बीजेपी समर्थक भड़क गए। ठीक है, अगर दारोगा पर आरोप है तो आप कार्रवाई के लिए शिकायत कीजिए, आप प्रशासन से शिकायत कीजिए, नियम है, संविधान है इस देश में, उसके मुताबिक आप काम कीजिए। लेकिन ये कहां से आप जस्टिफाई करेंगे कि कोरोना काल में आप अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होकर थाने पहुंच जाते हैं। 2 गज की दूरी तो छोड़ ही दीजिए, आप मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर यहां से कोरोना फैलता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा और वाजिब सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है, सरकार भाजपा की है और अगर भाजपा कार्यकर्ता ही नियमों की अनदेखी करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, तो बाकी लोगों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखिएगा, क्योंकि ये एक नजीर पेश करेंगे भाजपा कार्यकर्ता, लोगों से फॉलो करवाएंगे नियमों को, लेकिन खुद ही ये साहब तो भूल बैठे तमाम नियम कायदे कानून। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आइवरमेक्टिन टैबलेट से होगा कोरोना का इलाज। कोरोना से बचाव और इलाज
में होगा इसका इस्तेमाल। शोध में अच्छा परिणाम मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, अभी तक कोई जो ठोस इलाज है वो तो नहीं ढूंढा गया है। तो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है। सभी सीएमओ और सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं। 4 अगस्त को डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में इस टैबलेट के इस्तेमाल को लेकर बैठक हुई थी। 10 मेडिकल एक्सपर्ट्स की बैठक में दावा किया गया था। और सीधा रुख हम कर लेंगे, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, देखिए, लगातार शोध किए जा रहे हैं। कोरोना की कोई ठोस दवाई नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस बीच ये जो टैबलेट है ये कितनी उपयोगी साबित होगी? प्राची, निश्चित रूप से कोरोना को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं है। एक तरफ कोरोना का जो विभीषिका है वो बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ वो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में अब आइवरमेक्टिन टैबलेट है जिसके इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी गई है शासन की तरफ से। और आपको बताएं कि जो 4 तारीख को बैठक हुई थी डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में, 10 उसमें एक्सपर्ट्स बैठे थे मेडिकल के, अलग अलग फील्ड के, और उन लोगों ने पूरे विश्व भर में जो रिसर्च हो रहे हैं उनके आधार पर इस टैबलेट को कमेंट किया था। ये बताया उन लोगों ने कि जो रिसर्च हो रहे हैं विदेशों में भी कई जगह पर रिसर्च में ये सामने आया है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल काफी अच्छा दिखा है। दिल्ली एम्स की बात करें, इसके अलावा दिल्ली के कुछ और अस्पताल है, देश के 2-4 और ऐसी जगह है अस्पताल जहां पर इसको लेकर रिसर्च हुआ, वहां भी इसका जो उपयोग है उससे फायदे नजर आए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब इस दवा के इस्तेमाल किया जाए। देखिए, 3 तरह के लोगों में इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पहले वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, दूसरे वो लोग जो किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, तीसरे वो लोग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, लगातार कोरोना पेशेंट्स या इनसे जुड़े हुए जो इलाज है या बचाव के कार्य हैं उनमें लगे हुए हैं। तो देखिए, अगर निश्चित रूप से ये दवा के परिणाम सकारात्मक आते हैं आगे यहाँ पर भी, तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि कोविड पेशेंट को चिन्हित करके भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद अगर उसके संपर्क में आया हुआ, यानी जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती, कोई व्यक्ति मिले, तो उसके लिए निर्धारित करी गई है इसकी मात्रा भी कि कैसे कैसे किस किस दिन उसको देना है। जैसे पहला दिन होगा, फिर कौन सा दिन होगा, रिपीट कोर्स कैसे करना, तो ये चीज उसमें दी गई है। और अगर ये फायदा नजर नई रोशनी लेकर आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। बने रहिएगा शैलेश आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ नई टैबलेट्स अब इलाज किया जाएगा कोरोना संक्रमित लोगों का और उनके संपर्क में आए लोगों का भी, लेकिन इस बीच कोरोना का प्रकोप देखिए बढ़ता जा रहा है। यूपी में आंकड़ा 1,08,000 के पार हो गया है। एक दिन में 4,658 नए मरीज मिले हैं, तो 63 लोगों की मौत भी हुई है। अभी भी यूपी में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण इन दिनों लखनऊ में फैल रहा है, जो पूरे प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ 664 मरीज मिले हैं। अब तक लखनऊ में 10,805 संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं कानपुर में भी हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है। खुद सीएम योगी आज और कल 3 जिलों में इंतजामों को लेकर बैठक करेंगे। तो उधर अब यूपी में कोरोना के इलाज और बचाव के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट के इस्तेमाल के आदेश सभी सीएमएस और सीएमओ को दे दिए गए। और हम सीधा रुख कर लेंगे शैलेश का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, बड़ा सवाल ये है, देखिए लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े तो राजधानी लखनऊ से सामने आ रहे हैं, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। तमाम बड़े अधिकारियों का जहां जमावड़ा रहता है, कहां कमी रह जा रही है? क्योंकि पिछले कई हफ्ते से हम यही खबर दिखा रहे हैं, हालात नहीं सुधर पा रहे। देखिए, 2 चीजें हैं प्राची। एक ये कि टेस्टिंग बढ़ रही है, इसलिए जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वो निकलकर सामने आते जा रहे हैं। और बात करें अगर इसके पीछे लापरवाही की, तो सबसे बड़ी वजह है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। पॉलिसी बनती है, एपिडेमिक एक्ट आता है, लेकिन उसके पालन की अगर बात करें तो अभी भी लापरवाही नजर आ रही है। अभी भी लोग सड़कों पर बिना मास्क के नजर आते हैं। कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कह सकते हैं वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप की कार्रवाई है।
एक्चुअल में कार्रवाई नजर नहीं आती है। बहुत ज्यादा लोग बिना मास्क की सड़कों पर घूम रहे हैं, कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उनके स्तर पर दिक्कत है। दूसरी एक बड़ी चीज जो है वो ये कि दावा किया गया कि 1 से 2 घंटे के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा उसको 2 घंटे के अंदर अस्पताल तक पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे, बावजूद इसके हालात ये है कि लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है पॉजिटिव निकलने के बाद, और अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है, बेड का इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें अभी भी हैं, चाहे वो संसाधनों की कमी कही जाए कि एकदम से वो परिस्थिति आई है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसके साथ साथ अपनी तैयारी जरूर बढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग तैयारी बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी जितनी ज़रूरत है वो तैयारी नहीं दिखती है। सबसे बड़ी बात कि अगर पहले ही जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है सख्ती का, कि अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा आप सख्ती से कार्रवाई करिए, अगर इन चीज़ों पर खाली कार्रवाई कर दी जाए तो अपने आप इस संक्रमण का प्रकोप रुक जाएगा। क्योंकि जब लोग संक्रमित नहीं होंगे तो उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है लोगों पर सख्ती। पब्लिक की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों पे, लेकिन अगर पब्लिक नहीं मानती तो पुलिस किस लिए होती है? पुलिस का यही रोल है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उनके साथ सख्ती कीजिए। अगर ट्रैफिक कहीं पर सिग्नल है, कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसका चालान होता है, तभी लोगों में डर बैठता है। जिसका चालान होता है अगली बार वो नियम नहीं तोड़ता है। लेकिन आप अगर कोरोना के इस काम को इतना हल्का ले लेंगे, आपको बताएं कि कई बार हमने खुद दिखाया कि पुलिसकर्मी जो है, जो अधिकारी हैं, वो बिना मास्क के नजर आ जाते हैं। तो अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो इस संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? आप कितने अपने संसाधन बढ़ाएंगे, कितनी एम्बुलेंस बढ़ाएंगे? बिल्कुल शैलेश, देखिए गंभीरता तो बरतनी होगी, हमें कार्रवाई भी करनी होगी और खुद लोगों को भी जरूर समझना होगा। शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कानपुर के बिकरू कांड के कुछ और ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिनमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के एसपी ग्रामीण के बीच बातचीत कैद है। इस ऑडियो की एबीपी गंगा पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे और तत्कालीन चौबेपुर एसओ के संबंधों को लेकर सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपी ग्रामीण को जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, ऑडियो क्लिप में तत्कालीन कानपुर एसएसपी अनंत देव तिवारी, मुखबिरी के आरोपी में गिरफ्तार तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के संबंधों का भी जिक्र किया गया है। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का, जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 सालों कोर्स ले लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना, अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर। जी, तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको।
तो मैंने कल ही कहा है। नहीं है ना? सब अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर बस। और हम सीधा रुख करेंगे प्रभात अवस्थी का। कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जितने भी ऑडियो सामने आ रहे हैं, जितनी भी बातचीत शहीद सीओ की सामने आती है, उससे साफ तौर पर सिस्टम की हिलाहवाली, सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की नाकामी उजागर होती है। एक और ऑडियो इसी दिशा में इशारा करते हुए सामने आया है। जी बिल्कुल प्राची, अगर बात कानपुर के बिकरू कांड की जाए तो लगातार एक के बाद एक जिस तरह से ऑडियो और वीडियो सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं जो सिस्टम से अपराधियों की साठगांठ है उसकी परत दर परत खोलता चला गया है। जो नया वीडियो ऑडियो जो सामने आया है उसमें भी साफ तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है हमारे सहयोगी से, लेकिन सवाल यही है कि ये सिस्टम की नाकामी नहीं तो फिर क्या है। एक और ऑडियो देवेंद्र मिश्रा का सामने आया है। इससे पहले वो कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, वो तस्वीरें, वो लेटर भी हमने आपको दिखाए थे। वो चिट्ठी लिखकर शिकायतें कर चुके हैं, लेटर वो लिख चुके थे, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पहले ही ये अंदेशा जता चुके थे कि किसी बड़ी वारदात को ये विकास दुबे अंजाम दे सकता है, लेकिन कोई भी ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई एक कार। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। हादसे में 2 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो एक गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में थी, बैलेंस उसका बिगड़ता है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसमें कार चालक की मौत हो जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर देखिए किस तरीके से मौत बनकर आया ललितपुर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर बस्ती से, जहां गरीब बच्चों की स्कूल ड्रेस के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ का कहना है कि यूनिफॉर्म के नाम पर अधिकारी करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। बस्ती में गरीब बच्चों के मुफ्त यूनिफॉर्म को लेकर बवाल मचा है। शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ करोड़ों के घपले का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला के मुताबिक इस बार जिस तरह से ड्रेस खरीद की नीति अपनाई जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार को खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारी द्वारा यहाँ सहायता समूह के को जिला प्रशासन के नाम पर कि सहायता समूह को ड्रेस आपूर्ति किया जाए, वो ये आदेश निकाल दिया। उसी के क्रम में बस्ती जिले के 14 ब्लॉक और नगर पालिका सभी 15 जगह पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हेडमास्टरों को बुलाकर बीआरसी पर मीटिंग बुलाया और मीटिंग में जबरन क्रय आदेश पर दस्तखत करवा लिया। गौरतलब है कि बस्ती में प्राइमरी स्कूलों के करीब 3 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। नियम के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पहले टेंडर निकलता है, फिर ठेकेदार का चयन होता है। लेकिन इस बार ड्रेस खरीद का कार्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बजाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे दिया गया है। हालांकि शासन पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। तीनों जिलों में हर साल ड्रेस की खरीद की जाती है और ड्रेस खरीद के संबंध में निर्देश ये है कि जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वही ड्रेस की खरीद करेगी ताकि ड्रेस की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो गांव में उपस्थित स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हर एक गांव में बने हुए हैं, उनके माध्यम से ड्रेस का वितरण सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि सरकार पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूली ड्रेस की व्यवस्था कराती है। एक फर्म को फायदा पहुंचाने के मामले में उन्नाव जनपद के बीएसए के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और अब बस्ती में इस तरह का मामला सामने आया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां मामूली बात पर संग्राम देखने को मिला। यहां 2 बच्चों के विवाद
के बाद दो समुदायों के गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामला दोस्तपुर के ताजुद्दीनपुर गांव का है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि मामूली बात पर ये महासंग्राम हो गया, क्योंकि पहले बच्चों में विवाद हुआ था, खेल खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया था, लेकिन फिर बड़े बीच में आ गए और दो समुदायों के बीच का ये झगड़ा हो गया। मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है सभी को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।